तमिलनाडु में एक जगह है पोयस गार्डन। तमिलनाडु के तमाम बड़े पॉलिटिशियंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम बड़े अभिनेता, यहाँ तक कि रजनीकांत भी इसी पोयस गार्डन में रहते हैं। और उसी पोयस गार्डन में एक बंगला नंबर 81 है। उस बंगला नंबर 81 का नाम है वेद निलयम। और यह जो बंगला है वह 1980 से लेकर 2016 तक तमिलनाडु की राजनीति का केंद्र रहा। वैसे भी भारत में जितना बड़ा कद राजनेताओं का होता है, उतना ही बड़ा कद उनसे जुड़े घर का भी होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 मूर्ति भवन इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वहां नेहरू रहते थे। 7 रेस कोर्स इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वहां प्रधानमंत्री रहते हैं। 5 कालिदास लेन इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। अब कांग्रेस भले ही सत्ता से बाहर है, लेकिन 10 जनपद सुनते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि गांधी परिवार के बारे में बात हो रही है। कहने का अर्थ है कि आवासों का अपना एक महत्व होता है। जितना शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उतना ही प्रसिद्ध उसका आवास होता है। तमिलनाडु के पोयस गार्डन में स्थित वह आवास यानी वेद निलयम बंगला भी उतना ही प्रसिद्ध था। और उस दौरान तमिलनाडु की राजनीति का शायद ही कोई ऐसा मंत्री हो जो एक बार पोयस गार्डन के उस बंगले में जाकर अपनी हाजिरी न लगाना चाहता हो। तमिलनाडु तो छोड़िए, केंद्र सरकार का भी बड़े से बड़ा मंत्री, यहां तक कि इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्रियों का भी काफिला उस बंगले की ओर मुड़ा है। जिस किसी को भी तमिलनाडु की राजनीति में पकड़ बनानी थी, उन सबको उस बंगले में जाकर हाजिरी लगानी पड़ती थी, क्योंकि करीब 90 करोड़ की कीमत के उस बंगले में रहती थी जयललिता, तमिलनाडु की अम्मा। और अम्मा जब तक जीवित रहीं, यानी 2016 तक, तब तक तमिलनाडु की राजनीति पोयस गार्डन के आसपास घूमती रह गई। तमिलनाडु की राजनीति को समझने के क्रम के इस पड़ाव में आज हम जानेंगे तमिलनाडु की अम्मा यानी जयललिता की राजनीतिक यात्रा के बारे में। अब तक हमने ये जाना था कि अन्नादुराई के बाद करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। करुणानिधि ने एमजीआर को डीएमके पार्टी से निकाल दिया और फिर एमजीआर ने एआईएडीएमके की स्थापना की। उसके बाद एमजीआर जब तक जीवित रहे, तब तक वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। और जब उनकी मृत्यु के बाद यह प्रश्न उठा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो एमजीआर की पत्नी जानकी और एमजीआर की चहेती को एक्ट्रेस जयललिता के बीच में विवाद हुआ। अब मुख्यमंत्री कौन बना, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले जयललिता की कहानी शुरू कर देते हैं कि जयललिता कैसे एआईएडीएमके में आई, उसके बाद कैसे एआईएडीएमके में वो इतनी प्रभावशाली होती गई कि खुद एमजीआर के बराबर उनका कद हो गया। और जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी आगे, आप खुद ही जान जाएंगे कि एमजीआर के निधन के बाद तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन बना। अब तक आप इतना जान गए होंगे कि तमिलनाडु की राजनीति जो है वो फिल्मी सितारों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती रहती है। और इसके पीछे का कारण क्या था, इसे हमने तमिलनाडु के पहले पार्ट में जान लिया था। इसलिए आप देखिए कि तमिलनाडु में के कामराज के बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने, चाहे वो अन्नादुराई हो, करुणानिधि हो या फिर एमजीआर हो, सब के सब तमिल फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए लोग थे। आज़ादी के 10-15 वर्षों के बाद से ही तमिलनाडु की राजनीति एक तरह से फिल्मी सितारों के द्वारा हाईजैक कर ली गई थी। और उसी तमिलनाडु की सितारों भरी राजनीति में एक ग्लैमर क्वीन के रूप में 1982 में जयललिता की एंट्री हुई। जयललिता एमजीआर के साथ फिल्मों में काम करती थी और उन्होंने एमजीआर की ही पार्टी एआईएडीएमके को ज्वाइन कर लिया। जयललिता और एमजीआर के बीच जो नजदीकियां थी, उसे कई लोग कई तरह का नाम देते हैं, लेकिन ऑफिशियली दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। एमजीआर की पत्नी का नाम जानकी था और वो भी एआईएडीएमके में अच्छा खासा प्रभाव रखती थी, लेकिन जयललिता का अलग ही ग्लैमर था। और यही कारण था कि एआईएडीएमके के जो कार्यकर्ता एमजीआर को अन्ना यानी बड़ा भाई कहते थे, वही कार्यकर्ता जयललिता को अन्नी यानी भाभी कहने लगे। लेकिन इन तमाम बातों से न तो जयललिता को फर्क पड़ा और न ही एमजीआर को। एमजीआर ने पार्टी बना ली थी, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी एआईएडीएमके को मजबूत रखने के लिए दिल्ली में अपना एक विश्वास पात्र रखने की जरूरत थी, जो इंदिरा गांधी से अच्छे संबंध बना पाए। जयललिता बेहतरीन अंग्रेजी बोलती थी, उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी थी, इसलिए एमजीआर ने 1984 में यानी जयललिता को एआईएडीएमके में शामिल करने के सिर्फ 2 साल बाद 1984 में जयललिता को राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा में जयललिता को जो सीट दी गई थी, उस सीट का नंबर था 185, यानी वही सीट जो 1963 में सांसद रहते हुए सीएन अन्नादुराई के पास थी। जयललिता राज्यसभा में गई और सबको अपना प्रशंसक बना गई। वो जहां भी जाती थी वहीं पर आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। खुशवंत सिंह का नाम आप सबने सुना होगा। खुशवंत सिंह भी उस दौरान राज्यसभा के सदस्य थे और खुशवंत सिंह ने जयललिता को ब्यूटी विद ब्रेन कहा था। यहां तक कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी जयललिता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। बीच में एमजीआर और जयललिता के बीच में कुछ मतभेद भी आए थे, लेकिन दोनों कुछ समय के लिए अलग हुए और फिर जल्दी दोनों ने उस मनमुटाव को समाप्त भी कर लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था।
जयललिता का कद एआईएडीएमके में बढ़ता ही चला जा रहा था। रैलियों में लोग बड़ी संख्या में उन्हें देखने आया करते थे, उन्हें सुनने आया करते थे। उनके आवास पर यानी पोएस गार्डन पर एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती थी। जयललिता एमजीआर के आशीर्वाद से इमेंस पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रही थी। फिर एक दिन 24 दिसंबर 1987 को जयललिता ने यह सुना कि एमजीआर का निधन हो गया है। एमजीआर नहीं रहे, यह बात जयललिता के लिए बहुत बड़ा आघात थी। एमजीआर जयललिता को बीच मझधार में छोड़कर जा चुके थे। सदमे की हालत में जयललिता एमजीआर के निवास रामवरम गार्डन्स जा पहुंची ताकि उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर सके। लेकिन एमजीआर की पत्नी जानकी ने यह व्यवस्था कर रखी थी कि जयललिता को अंदर न आने दिया जाए। जयललिता को अंदर जाने से मना कर दिया गया। उसके बाद एमजीआर के पार्थिव शरीर को जब एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं के लिए राजाजी हॉल लाया गया तो जयललिता दौड़ते हुए पार्थिव शरीर तक पहुंच गई और रोते हुए बिलखते हुए उनके सिर से चिपक गई। एमजीआर अपने ट्रेडमार्क पहनावे यानी फुल बाजू की शर्ट, रोएदार टोपी और काले चश्मे में बेजान पड़े थे। जब एमजीआर का निधन हुआ तो जयललिता 38 साल की थी और अविवाहित थी। जब तक एमजीआर जीवित थे तब तक एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं की नज़र में जयललिता ही एमजीआर की उत्तराधिकारी मानी जा रही थी। लेकिन एमजीआर के निधन के अगले ही दिन से जयललिता का यह हाल कर दिया गया कि उन्हें एमजीआर के मृत शरीर को भी देखने के लिए प्रयास करना पड़ रहा था। हालांकि जयललिता अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के लिए हमेशा जानी जाती रही। जब एमजीआर के पार्थिव शरीर को तोपों की सलामी देने के लिए गाड़ी में रखा गया तो जयललिता उस गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी। उस गाड़ी पर चढ़ गई, तभी अचानक उन पर हमला हुआ। एमजीआर की जो पत्नी थी जानकी के भतीजे दीपन ने जयललिता के ललाट पर थप्पड़ मारा और उन्हें बहुत बुरे बुरे शब्द कहे। एमजीआर की शव यात्रा में यह जो घटना घटी उसकी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और यहां से जयललिता को सिंपैथी मिलने लग गई। अब असली लड़ाई थी कि मुख्यमंत्री जयललिता बनेंगी या एमजीआर की पत्नी जानकी। दोनों के पास एआईएडीएमके के कई विधायकों का सपोर्ट था। एआईएडीएमके अब दो भागों में टूट गई, लेकिन चूंकि एमजीआर बहुत बड़े बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने थे इसलिए दोबारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी। एआईएडीएमके को ही अपना सीएम चुनना था और राज्यपाल ने एमजीआर की पत्नी जानकी को सरकार बनाने के लिए और सदन में अपना बहुमत साबित करने का न्योता दिया। 28 जनवरी 1988 एमजीआर की पत्नी जानकी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा पहुंची और वहां पर उनको अपना बहुमत साबित करना था। उस दिन तमिलनाडु के विधानसभा में खूब शोर शराबा हो रहा था क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष खुलकर जानकी का पक्ष ले रहे थे और कई विधायकों ने इस तरह से नियमों का उल्लंघन किए जाने का विरोध किया था। अचानक कुछ गुंडे सदन में आ गए और उन्होंने जयललिता के विधायकों की और कांग्रेस के विधायकों की पिटाई शुरू कर दी। बेचारे कांग्रेस वाले उस दिन बिना मतलब के ही पिट गए। उस मार पिटाई के बीच में किसी ने पुलिस को खबर कर दी और तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार पुलिस ने विधानसभा में प्रवेश किया और विधायकों पर जमकर लाठियां बरसाई। अव्यवस्था इतनी फैल गई कि विधानसभा अध्यक्ष ने आनन फानन में यह घोषणा कर दी कि जानकी ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। जयललिता को लग गया कि समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, कैसे भी करके केंद्र सरकार से तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगवाना पड़ेगा। इसलिए जयललिता तुरंत राज्यपाल के पास गई। उनके साथ एआईएडीएमके के कुछ विधायक और कांग्रेस के सारे विधायक थे। उन्होंने राज्यपाल को सारी बात बताई। इसके बाद राज्यपाल ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजी और केंद्र की कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री जानकी की तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला था। एआईएडीएमके जानकी और जयललिता के नेतृत्व में दो भागों में टूट गई थी और ऐसी स्थिति में पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर रह रहे करुणानिधि को सत्ता में आने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। चूंकि एआईएडीएमके बट चुकी थी इसलिए उनके वोट भी बट गए, जिसके चलते करुणानिधि की डीएमके को बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने का मौका मिल गया। जयललिता अपनी सीट तो जीत गई लेकिन उनकी पार्टी चुनाव में हार गई। लेकिन इस चुनाव में एक बड़ा उलटफेर यह हुआ कि एमजीआर की सीट से चुनाव लड़ने वाली उनकी पत्नी जानकी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। हार के सदमे में आकर जानकी ने जनता के फैसले को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार किया और जयललिता को पूरी पार्टी सौंप दी और ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब भले ही एआईएडीएमके सत्ता से बाहर हो चुकी थी, भले ही एआईएडीएमके चुनाव हार चुकी थी, लेकिन जयललिता के हाथ में पूरी पार्टी की बागडोर आ चुकी थी। अब 1988 के चुनाव के बाद तमिलनाडु की स्थिति यह थी कि डीएमके के करुणानिधि मुख्यमंत्री बन चुके थे और एआईएडीएमके की जयललिता विपक्ष की नेता बन चुकी थी। उसके बाद आता है तमिलनाडु की राजनीति का एक बड़ा मोमेंट। 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। करुणानिधि मुख्यमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो मुख्यमंत्री करुणानिधि बजट का भाषण देने के लिए खड़े हुए और उनके भाषण शुरू करने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया कि पुलिस ने विपक्ष की नेता जयललिता के खिलाफ अलोकतांत्रिक कार्रवाई की है, इसलिए सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए।
जयललिता ने भी अपनी सीट पर खड़े होकर मुख्यमंत्री करुणानिधि पर यह आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, इसलिए इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराई जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री को बजट पेश करना है, इसलिए अभी कोई और चर्चा नहीं होगी। उसके बाद सदन में अव्यवस्था का माहौल बन गया। एआईएडीएमके के जो विधायक थे वो नारे लगाने लगे और इस पर करुणानिधि ने जयललिता के कैरेक्टर को लेकर एक बहुत गंदा कमेंट किया, जिसके बाद एआईएडीएमके के जो विधायक थे उन्होंने करुणानिधि को धक्का दे दिया। बस फिर क्या था, तमिलनाडु विधानसभा एक अखाड़ा बन गया। खूब मारपीट हुई उस दिन। उस बीच डीएमके के एक विधायक ने जयललिता की साड़ी खींचकर उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश की। जैसे तैसे एआईएडीएमके के विधायकों ने जयललिता को सदन से बाहर निकाल दिया, लेकिन गुस्से और अपमान से भरी जयललिता ने द्रौपदी की तरह कसम खाते हुए यह कहा कि अब जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बन जाती तब तक इस विधानसभा में कदम नहीं रखूंगी। करुणानिधि एक बार फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके थे। 90 का दशक शुरू हो चुका था और इस बीच तमिलनाडु में एक परिवर्तन हो रहा था। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है और इस तरह से वह श्रीलंका के साथ अपना वाटर बॉर्डर शेयर करता है और यही कारण है कि हजारों वर्षों से तमिलनाडु के लोग श्रीलंका आते जाते रहते हैं। श्रीलंका में एक अच्छा खासा तमिल समुदाय भी बीते हजारों वर्षों में बस गया था और श्रीलंका में बसे हुए इन तमिलों को श्रीलंका की सरकार 90 के दशक में सेकेंडरी सिटीजन के रूप में ट्रीट करती थी। शुरुआत में श्रीलंका के तमिल समुदाय ने सत्याग्रह के माध्यम से श्रीलंका की सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने सेनाएं भेजकर श्रीलंका के तमिलों के सत्याग्रह को दबा दिया। इसके बाद श्रीलंका का जो तमिल समुदाय था वह थोड़ा एग्रेसिव हो गया। अब श्रीलंका के जो तमिल हिंदू थे उनका भारत से तो एक विशेष जुड़ाव था ही, क्योंकि सबके पूर्वजों की जड़ें कहीं ना कहीं भारत से ही जुड़ी हुई थी। इसलिए श्रीलंकाई तमिलों को यह विश्वास था कि भारत से उनको मदद मिलेगी। श्रीलंका में तमिलों का LTTE यानी लिट्टे नामक एक संगठन बना, जिसका नेता था प्रभाकरन, और यह संगठन तमिलों के अधिकारों की बात करता था। धीरे धीरे इसकी गतिविधियां भी बहुत ज्यादा हिंसक होती गई। कई बार तो लिट्टे की एक्टिविटीज भारत विरोधी भी होने लगी थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लिट्टे और श्रीलंका की सरकार के बीच में एक समझौता कराया था। उसके बाद लिट्टे ने श्रीलंका की सरकार के सामने अपने सारे हथियारों के साथ समर्पण कर दिया और बदले में श्रीलंका की सरकार की भी यह जिम्मेदारी थी कि वह लिट्टे की एक मांग माने और श्रीलंका के तमिलों के रहने के लिए श्रीलंका में अलग से एक तमिल इलम दे दे। लेकिन समझौते के विपरीत जाकर श्रीलंका की सरकार ने लिट्टे संगठन के लोगों को आत्मसमर्पण कर देने के बावजूद उसमें से कईयों को जेल में डाल दिया और कुछ की तो हिरासत में मृत्यु भी हो गई। लिट्टे के लोगों ने इस घटना को राजीव गांधी की गलती माना, क्योंकि राजीव गांधी ने ही समझौता कराया था। इसलिए लिट्टे को यह लगा कि यह भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि भारत सरकार ने समझौता कराया है तो वो अलग तमिल इलम भी हमें श्रीलंका से लेकर दे। अब इतना कुछ चल रहा था और इन सब के बीच में करुणानिधि भयानक तरीके से लिट्टे को सपोर्ट कर रहे थे। उनकी पार्टी डीएमके और पूरा तमिलनाडु जानता था कि करुणानिधि खुद को ज्यादा तमिल दिखाने के चक्कर में लिट्टे जैसे संगठनों को तमिलनाडु में पनाह दे रहे हैं। ऐसा करके करुणानिधि तमिल समुदाय को हमेशा के लिए अपने पास रख लेना चाहते थे, मतलब साध लेना चाहते थे। अब थोड़ा सा पीछे जाकर याद करिए, 1988 में ही तमिलनाडु में चुनाव हुए थे। जानकी और जयललिता के बीच में फूट पड़ जाने के कारण एआईएडीएमके दो पार्ट में बंट गई थी और उसका फायदा उठाकर करुणानिधि की डीएमके सत्ता में आ गई थी। और अभी मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए 3 ही वर्ष हुए थे कि तभी 1991 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई और फिर बलिया के बाबू साहेब यानी चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनते ही संसद में यह बयान दे दिया कि करुणानिधि की पार्टी के लोग श्रीलंका में जाकर उग्रवादी संगठन लिट्टे के साथ साठगांठ कर रहे हैं और ये देशद्रोह है। इस देशद्रोह के आधार पर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 1991 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बर्खास्त कर दिया। यानी कि सिर्फ 3 ही वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद करुणानिधि को अब वापस चुनाव में जाना पड़ा। करुणानिधि को यह उनके साथ अन्याय लगा और न्याय की गुहार लगाते हुए वो जनता के बीच में जाने को तैयार थे। यानी कि एक तरह से करुणानिधि के लिए पिच आसान थी। वो पूरे बहुमत के साथ सरकार में आए थे, 3 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर उनकी सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया और इस बात के आधार पर आसानी से करुणानिधि चुनाव जीत सकते थे। लेकिन जयललिता के साथ भी विधानसभा में अपमानजनक व्यवहार हुआ था। जयललिता को तो निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई थी और जयललिता उस व्यवहार को नहीं भूली थी। जयललिता भी तमिलनाडु के गांव-गांव में जाकर लोगों को यह बता रही थी कि सदन में उनके साथ क्या करने की कोशिश की गई। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 1991 में तमिलनाडु विधानसभा का जो चुनाव होने वाला था उसमें मुकाबला एक तरह से बराबरी का था। जयललिता को भी सिंपैथी वोट मिलने वाले थे और करुणानिधि को भी सिंपैथी वोट मिलने वाले थे। लेकिन तभी एक घटना घटती है। 1991 के मई महीने में चेन्नई से 38 किलोमीटर दूर श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी जनसभा होती है
और उस रैली में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस रैली को संबोधित करने आने वाले होते हैं। और उसी रैली में लिट्टे की एक आतंकवादी ने आत्मघाती हमला करके राजीव गांधी की हत्या कर दी। देश भर में, खासकर तमिलनाडु में तो बवाल ही मच गया। अचानक से लोगों के मन में लिट्टे और उसके सपोर्टर्स के प्रति गुस्सा भर गया। करुणानिधि के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि वो भी लिट्टे के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उसके बाद राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने जैन आयोग गठित किया और जैन आयोग की रिपोर्ट में भी साफ साफ यह लिख दिया गया कि तमिलनाडु में करुणानिधि के नेतृत्व में डीएमके सरकार के कारण ही लिट्टे के आतंकवादियों को पनाह दी गई थी। इसके बाद तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ माहौल बन गया था। अब सब कुछ तय हो चुका था। 1991 में तमिलनाडु में इलेक्शन हुए। एक तरफ कांग्रेस और एआईएडीएमके यानी जयललिता एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमके अकेले चुनाव लड़ रही थी। राजीव गांधी हत्याकांड की वजह से एआईएडीएमके और कांग्रेस को सिंपैथी वोट्स मिले और 1991 में हुए लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में डीएमके को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। जयललिता के नेतृत्व में एआईएडीएमके भारी बहुमत के साथ सरकार में आई। जयललिता तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इतिहास बन चुका था। तमिलनाडु के पुरुष प्रधान राजनीति में एक महिला जयललिता मुख्यमंत्री बन चुकी थी। तमिलनाडु के ब्राह्मण विरोधी राजनीति में एक ब्राह्मण जयललिता मुख्यमंत्री बन चुकी थी। और उसके बाद तमिलनाडु में अम्मा का युग शुरू हो गया। पोयस गार्डन जो उनका आवास था, वहां विधायक और मंत्री दंडवत पड़े मिलने लगे। पार्टी कार्यकर्ता जयललिता का चेहरा अपने बदन पर टैटू कराने लगे। तमिलनाडु सरकार अब सिर्फ एक व्यक्ति यानी जयललिता की सरकार बनकर रह गई। अम्मा जहां भी जाती थी, उनके बड़े बड़े कटआउट सड़क के किनारे स्वागत में खड़े मिलते थे। एक बार तो जब वो चेन्नई के एक मंदिर के तालाब के उद्घाटन के लिए गई, तो जहां उनकी गाड़ी रुकी थी, वहां से मंदिर तक उनके लिए फूलों का कई इंच मोटा गलीचा बिठा दिया गया था। एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मां दुर्गा और मां मीनाक्षी तक की उपमाएं दी। मतलब एक तरह से अम्मा ने 1991 में तमिलनाडु जीतने के बाद तमिलनाडु की राजनीति को हाईजैक कर लिया था। और यहाँ पर कहानी में एक और पर्सन की एंट्री जरूरी हो जाती है। जयललिता पोयस गार्डन में रहती थी और बहुत बड़ा बंगला था उनका। चूंकि जयललिता अविवाहित थी, इसलिए अकेले रहती थी। जब वो राजनीति में आई तो उन्हें लगा कि उन्हें एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। फिर उनके आसपास एक महिला दिखने लगी जो उनकी हेल्पिंग हैंड थी। वो महिला जयललिता का ख्याल रखती थी, जयललिता को इमोशनल सपोर्ट देती थी। जयललिता जब किसी काम में व्यस्त रहती थी तो वही महिला एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं को ऑर्डर भी देती थी। एक तरह से कहें तो वह महिला जयललिता की अनुपस्थिति में जयललिता की भूमिका निभाती थी और उस महिला का नाम था शशिकला। 1991 में जयललिता जब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी तो शशिकला भी उनके साथ पावरफुल होती गई और जयललिता भी शशिकला पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। लेकिन यह नजदीकी ही जयललिता को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाली थी। जयललिता शशिकला को बहुत मानती थी, इसलिए उन्होंने शशिकला के भतीजे सुधाकरण को गोद ले लिया था। और सुधाकरण जब शादी की उम्र के हुए तो जयललिता ने सुधाकरण की शादी तमिलनाडु के प्रसिद्ध एक्टर शिवाजी गणेशन की पोती सत्यलक्ष्मी से करने की घोषणा कर दी। उस शादी को लेकर एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं में भी खूब उत्साह था, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री की गोद लिए बेटे की शादी थी। और जयललिता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बोल दिया था कि आप लोग इसे अपने घर की शादी की तरह देखिए। बस फिर क्या था, ऐसी शादी हुई कि तमिलनाडु में ऐसा विवाह कभी नहीं हुआ था। शादी सितंबर 1995 में हुई, यानी जयललिता को सीएम बने 4 साल हो गए थे और अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होना था। उस शादी में करीब 2 लाख से अधिक गेस्ट्स आए और करीब 100 करोड़ रुपए उस शादी में खर्च हुए थे। तमिलनाडु में एक न्यूज चैनल है सन टीवी, और वो न्यूज चैनल जो है वो करुणानिधि के रिश्तेदार का है। उस डीएमके सपोर्टर सन टीवी न्यूज चैनल ने उस शादी की लाइव कवरेज को पूरे तमिलनाडु में खूब चलाया, ताकि तमिलनाडु की जनता को यह दिखाया जा सके कि देखिए आपकी मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके किस तरह से अपने गोद लिए बेटे की शादी कर रही है। उसके बाद अपनी अम्मा के रूप में जयललिता को पूजने वाली तमिलनाडु की जनता उनसे दूर जाने लगी। चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो जयललिता के सारे अच्छे कामों पर यह शादी भारी पड़ गई। उनके 5 वर्षों के शासन में तमिलनाडु में लिटरेसी रेट 68% तक पहुंच गया था और केरल के बाद देश में दूसरे नंबर पर आ गया था। उनके शासनकाल में लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन को राज्य से खदेड़कर तमिलनाडु में शांति स्थापित की जा चुकी थी। उनके पूरे कार्यकाल में कोई भी जातीय या सांप्रदायिक दंगा तक नहीं हुआ था। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों पर वो एक शादी भारी पड़ चुकी थी। और आप तो जानते हैं कि तमिलनाडु में स्टार कल्चर कितना ज्यादा है। फिल्म स्टार वहां पर राजनीति को खूब प्रभावित करते हैं। हालांकि जयललिता भी एक फिल्म स्टार थी, लेकिन उस दौरान रजनीकांत भी ठीक ठाक प्रसिद्ध हो गए थे। और रजनीकांत ने खुलकर कहा था कि यदि तमिलनाडु की जनता ने जयललिता को दोबारा सत्ता दी तो तमिलनाडु की जनता को भगवान भी माफ नहीं करेंगे।
हालांकि रजनीकांत ने कुछ साल बाद इस बयान पर अपना अफसोस जताया था, लेकिन उस समय रजनीकांत के इस बयान को डीएमके की स्वामित्व वाली सन टीवी ने बार बार टीवी पर दिखाया। और 1996 में जब चुनाव हुए और चुनाव परिणाम आया तो जयललिता शॉक्ड हो गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव की 234 सीटों में से जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके सिर्फ 4 सीटों पर जीत पाई थी। यहां तक कि जयललिता खुद अपनी सीट भी हार गई थी। अब करुणानिधि वापस से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि वो किसी भी तरीके से जयललिता का राजनीतिक करियर खत्म कर दें। जब जयललिता मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने तमिलनाडु में रंगीन टीवी बंटवाई थी, क्योंकि 90 के दशक के बाद रंगीन टीवी का क्रेज बढ़ने लगा था। और जयललिता जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से हट गई तो इसी रंगीन टीवी मामले में घोटाले का आरोप लगाकर करुणानिधि ने जयललिता से बदला लेने की शुरुआत कर दी। जयललिता को उठाकर जेल में डाल दिया गया और अम्मा 28 दिन तक जेल में रही। लेकिन उन 28 दिनों के बाद जब वो जेल से बाहर निकली तो उनका मनोबल कम होने की बजाय और बढ़ गया था। जयललिता ने अपने समर्थकों से साफ साफ कहा कि जिस एआईएडीएमके को हमारे एमजीआर ने करुणानिधि के विरोध में बनाया था, उस एआईएडीएमके को हम उसी करुणानिधि के हाथों खत्म नहीं होने दे सकते। और उनकी इन बातों ने उनके समर्थकों को रुला दिया। जयललिता बहुत बुरी तरह से चुनाव हारी थी, लेकिन चुनाव हारने के ठीक 2 साल बाद यानी 1998 में लोकसभा का चुनाव आने वाला था। और इस बार लोकसभा चुनाव में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन किया। तमिलनाडु में 18 सीटें जीतकर जयललिता ने केंद्र की वाजपेयी सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। सिर्फ 2 ही साल में जयललिता एक बार फिर से रेलेवेंट बन गई। जयललिता जानती थी कि बिना उनके समर्थन के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर सकती है, इसलिए जयललिता ने वाजपेयी जी से अपनी शर्तों पर अपनी बात मनवाने की कोशिश की। कुछ बातें तो वाजपेयी जी ने मान ली, और जब कुछ बातें नहीं मानी तो जयललिता ने वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। और उसी समय सिर्फ 1 वोट से लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वास प्रस्ताव हार गए और उनकी सरकार गिर गई। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार 1 वोट से गिरी थी, जिसके बारे में आप सब सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं, उनकी सरकार गिरने का सबसे बड़ा कारण जयललिता थी। अब सरकार गिरने के बाद 1999 में पूरे देश भर में फिर से चुनाव हुआ और तमिलनाडु की राजनीति में उस बीच एक बड़ा उलटफेर हुआ। उलटफेर यह हुआ कि इस बार लोकसभा चुनाव में डीएमके ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। अब सोचिए, डीएमके पार्टी जिसका आधार ही हिंदू विरोध रहा हो, वह पार्टी करुणानिधि के नेतृत्व में 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन कर चुकी थी। जयललिता को यह उम्मीद भी नहीं थी कि करुणानिधि उन्हें खत्म करने के लिए इस लेवल तक जा सकते हैं। 1999 में जब चुनाव परिणाम आए तो लोकसभा चुनाव में भाजपा और डीएमके के गठबंधन को तमिलनाडु की 39 सीट्स में से 26 यानी 26 सीटों पर जीत मिली थी। जयललिता एक बार फिर से राजनीतिक रूप से हाशिए पर चली गई और अब तो केंद्र सरकार में भी उनका कोई स्टेक नहीं था, तो एक बार फिर से ऐसा लगने लगा कि उनका भविष्य अब खराब है। जयललिता को यदि अपना राजनीतिक जीवन बचाना था तो उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि 2 साल बाद यानी 2001 में जो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उसमें वह करुणानिधि को हटाकर वापस से राज्य की सत्ता पर काबिज हो जाए। हालांकि उस समय तक जयललिता के ऊपर करुणानिधि ने कई सारे एफआईआर करवा रखे थे और वो सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक जयललिता के चुनाव लड़ने पर रोक लगा रखा था। जयललिता को किसी भी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरना था। करुणानिधि ने मुख्यमंत्री बनते ही जयललिता को जेल में भी डलवा दिया था, तो इसी जेल में डलवाने के बाद को आधार बनाकर जयललिता ने अपने समर्थकों से यह कह दिया कि यदि करुणानिधि जिंदा रहे तो 2001 में सरकार में वापस लौटने पर मैं उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दूंगी। एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं के लिए यह बात एक बूस्टर डोज की तरह थी। 2001 में चुनाव हुए और जयललिता ने जनता के बीच जा जाकर आंचल फैलाते हुए लोगों से वोट मांगा था और फाइनली जब चुनाव का परिणाम आया तो 2001 में एक बार फिर से इतिहास लिखा जा चुका था। और भले ही जयललिता के चुनाव लड़ने पर रोक लग चुकी थी, लेकिन जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके एक बार फिर से बहुमत में आ गई। जयललिता विधायक नहीं थी क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया और राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया। चूंकि करुणानिधि ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता को जेल में डलवाया था, तो अब बदले की बारी थी। अम्मा अब मुख्यमंत्री बन चुकी थी और तमिलनाडु की पूरी पुलिस फोर्स उनके सामने हाथ बांधे खड़ी थी। अम्मा ने आदेश दिया और चुनाव जीतने के कुछ ही सप्ताह बाद 30 जून 2001 को रात के 2 बजे करुणानिधि को नींद से उठाकर बाल पकड़ते हुए पुलिस की जीप में ठूस दिया गया। अम्मा के इशारे पर काम कर रहे पुलिस वालों ने करुणानिधि को कपड़े तक नहीं पहनने दिए। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसले में यह कहा गया
कि जयललिता को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है क्योंकि हमने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा रखा था। जयललिता मुख्यमंत्री के पद से हट गई, लेकिन उनकी पार्टी अभी भी बहुमत में थी। फिर उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायक ओ पनीरसेल्वम को यानी ओपीएस को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। ये वही ओपीएस हैं जो अभी कुछ महीने पहले एआईएडीएमके छोड़कर डीएमके में चले गए हैं। यानी जिस व्यक्ति को जयललिता ने मुख्यमंत्री बनाया था, जयललिता को अंदाजा भी नहीं होगा कि वही व्यक्ति 2026 में उनकी पार्टी छोड़कर डीएमके में चला जाएगा। बहरहाल हम वापस से 2001 में लौटते हैं। ओपीएस मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन वास्तव में असली मुख्यमंत्री जयललिता ही थी। वो पोएस गार्डन के अपने आवास में रहती थी और मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल उनके यहाँ हाजिरी लगाए रहता था। लेकिन ये सब कुछ भी ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि 2001 के ही दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के ऊपर से लगा हुआ बैन हटा लिया और वापस से जयललिता मुख्यमंत्री बन गई। अब यहाँ से थोड़ा और जल्दी चलते हैं, क्योंकि इस बीच तमिलनाडु की राजनीति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। 2001 में तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव हुए थे, जयललिता की पार्टी उसमें जीत गई थी। थोड़े समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के बैन के कारण जयललिता मुख्यमंत्री पद में बाहर रहीं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2006 में एक बार फिर से तमिलनाडु में चुनाव हुआ। इस बार जयललिता हार गई और करुणानिधि मुख्यमंत्री बन गए। करुणानिधि ने फिर 5 साल सरकार चलाई। 2011 में जब जयललिता जीत कर आई तो उन्होंने तमिलनाडु की जनता के सामने खुद को एक मां के रूप में प्रस्तुत किया। हर बीपीएल परिवार के लिए मुफ्त में 20 किलो चावल, मिक्सी ग्राइंडर, पंखा, साइकिल और न जाने क्या क्या उन्होंने तमिलनाडु में बंटवाया। अम्मा कैंटीन के नाम से पूरे तमिलनाडु में भोजनालय खोले गए, जहां सिर्फ 1 रुपए में इडली मिलती थी। यही कारण था कि 5 साल बाद 2016 में जब तमिलनाडु में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ तो इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि 2016 में तमाम आकलनों को झूठा साबित करते हुए अम्मा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन इस बार अम्मा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज्यादा दिन नहीं रह पाई, क्योंकि 5 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए दिल का दौरा पड़ने के कारण अपोलो अस्पताल में जयललिता की मृत्यु हो गई। करीब 40 वर्षों तक तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित करने वाली अम्मा तमिलनाडु की जनता से दूर जा चुकी थी। तमिलनाडु में अम्मा का क्रेज क्या था, तमिलनाडु की जनता अम्मा को कितना पसंद करती थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब जयललिता की मृत्यु की खबर तमिलनाडु की जनता को लगी तो करीब 300 से अधिक लोग उस खबर के सदमे से मर गए थे। ये बात आपको भले ही हास्यास्पद लग रही होगी, मुझे भी पहली बार सुनकर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन कई एजेंसीज ने इस बात की पुष्टि की है कि वाकई में जयललिता की मृत्यु के बाद तमिलनाडु में सदमे की वजह से लोग मरे हैं और बहुत से लोगों ने तो सक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट तक किया है। अम्मा जब तक जीवित रहीं वो तमिलनाडु की राजनीति में रेलेवेंट बनी रही। तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा कहीं भी बीच में फिट नहीं बैठती थी, वो या तो इस तरफ रहती थी या उस तरफ रहती थी। मतलब एक तरफ उनके प्रशंसक उन्हें देवी का रूप मानते थे, दूसरी तरफ उनके विरोधी उन्हें धिक्कारते थे। वो जब भी किसी रैली में जाती थी तो उनका हेलीकॉप्टर आकाश में दिख जाने पर ही उनके समर्थक जमीन पर लेट जाते थे। उनके चुनाव अभियान के दौरान उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ जाता था और एक ढके हुए मंच पर कूलर के सामने हरी साड़ी में राजसी ढंग से बैठी हुई जयललिता को सुनने के लिए लोग कड़ी धूप में भी भूखे प्यासे घंटों इंतजार करते थे। तमिलनाडु की जनता ने अम्मा को 4 बार सत्ता दी और बदले में अम्मा ने भी तमिलनाडु को निराश नहीं किया। तमिलनाडु के घरों में काम आने वाली सभी चीजों पर उनका नाम है। मिक्सी ग्राइंडर, चावल की बोरी, लैपटॉप, साइकिल और पानी की बोतल तक पे अम्मा की तस्वीरों के साथ पूरी तमिलनाडु में बांटी गई। यहाँ तक कि अम्मा ने तमिलनाडु की जनता को बकरियां और गायें तक भी दिए थे। कोई उन्हें पसंद करे या फिर उनसे घृणा करे, लेकिन तमिलनाडु की जनता की जिंदगी में अम्मा हर तरफ मौजूद रही। उनके निधन के बाद उनकी सहेली और उनकी हेल्पिंग हैंड शशिकला एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी बनी और ओपीएस यानी ओ पनीरसेल्वम को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर किन्हीं कारणों से ओ पनीरसेल्वम ने इस्तीफा दे दिया और ई पलानीसामी यानी ईपीएस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। बीच में शशिकला को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी, लेकिन जिस दिन शशिकला मुख्यमंत्री बनने वाली थी उसी दिन हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनको दोषी पाते हुए उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया। तो कुल मिलाकर कहें तो जयललिता के जाने के बाद एआईएडीएमके की हालत बहुत खराब हो गई। 2016 में जयललिता के दम पर एआईएडीएमके चुनाव तो जीत गई थी, लेकिन 2021 में एआईएडीएमके इतनी कमजोर पड़ गई कि उसे हारना ही था। डीएमके वापस से सरकार में आई और इस बार करुणानिधि के बेटे स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 2018 में करुणानिधि का भी देहांत हो गया था और तब से स्टालिन ही डीएमके को संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके की हालत जयललिता के जाने के बाद खराब होती चली गई। ओपीएस जो एक समय पर जयललिता के इतने खास थे कि जयललिता ने उन्हें मुख्यमंत्री तक बना दिया था, वही ओपीएस 2026 में एआईएडीएमके को छोड़कर डीएमके ज्वाइन कर लेते हैं। उसके अलावा शशिकला जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने भी एआईएडीएमके छोड़कर एक नई पार्टी बना ली। कुल मिलाकर कहें तो तमिलनाडु में जयललिता के निधन के बाद सिर्फ डीएमके ही मजबूत स्थिति में रह गई, एआईएडीएमके कमजोर पड़ गई।
इसलिए डीएमके के सामने एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और उस वैक्यूम को भरने के लिए तमिलनाडु की राजनीति में एक और एक्टर की एंट्री हुई जब विजय ने तमिलागा वेत्री कड़गम नाम से एक पार्टी बनाई। विजय ने जिस उद्देश्य से पार्टी गठित की थी उनका वह उद्देश्य पूरा हुआ। तमिलनाडु के 2026 के विधानसभा चुनाव परिणाम में उस वैक्यूम को विजय फिल कर चुके हैं। अब आगे तमिलनाडु की राजनीति किस करवट मुड़ेगी यह तो समय बताएगा, लेकिन आप जुड़े रहिए ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति इतनी इंटरेस्टिंग है कि उसे सिर्फ 4 वीडियोज की एक सीरीज बनाकर नहीं निपटाया जा सकता। अब तक तो अपने तमिलनाडु की राजनीतिक दलों की राजनीतिक यात्रा के बारे में ही जाना है, एक तरह से तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री को जाना है। अब जैसे जैसे तमिलनाडु की राजनीति में नई चीजें होती जाएंगी हम उनका एनालिसिस भी करते जाएंगे। थैंक यू।